मैंने डोर टू डोर एक एक घर का दरवाजा खटखटाया और उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांगा। तो वहाँ पर से मुझे आवाज यही आई कि ये शहीदों की पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी की पार्टी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है। जो काम के लोग हैं, जो वाकई कुछ कर सकते हैं, उनको पीछे कर दिया जाता है और उन लोगों को आगे लाया जाता है जो लोग उनके मफादात के लिए आगे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म ने एहतजाज की कॉल दी थी कि सारी अवाम बाहर निकले और जो इलेक्शन में धांधली की गई थी इसके खिलाफ। और जो कुछ हुआ सब अवाम ने देखा, मीडिया ने दिखाया, मीडिया के कैमरों ने दिखाया, सबको पकड़ा गया और तहरीक इंसाफ के जितने भी सीनियर रहनुमा थे सबको पकड़ा गया, कारकुनान को पकड़ा गया और गाड़ियाँ भी तोड़ी गई। इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब सदर बनने जा रहे थे, पीपल्स पार्टी ने अपना कैंप लगाया चेरिंग क्रॉस के ऊपर और जश्न मनाने की तैयारियां हो रही थी। तो वहाँ पे भी पंजाब पुलिस गई और उन्होंने कैंप नहीं लगवाने दिया। उन्होंने कहा जब भी आप कैंप यहाँ पे नहीं लगा सकते। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इकबाल अहमद खान साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपको कैंप नहीं लगा दिया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? और जो अभी तक गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो भी जारी है, कब थमेगा ये सिलसिला गिरफ्तारियों का? मेरा ये ख्याल है कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि हर आदमी को एक अपनी इजहार कर जो राय का हक है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें कोई भी पार्टी हो, A, B, C, D, कोई, मैं किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं लूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मैंने 130 से नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के साथ मेरा मुकाबला था और मैंने वो इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट या जो लोग कर रहे हैं, जो सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत जानबूझ करके हमें हरवाया गया। और शाम के बाद वहाँ पर कम्युनिकेशन तो बंद थी सारी, बिल्कुल, राब्ते भी बंद थे और हमारे पोलिंग एजेंट जो थे वो बाहर निकाल दिया गया उनको। और उसके बाद सारा का सारा सिनेरियो चेंज कर दिया गया। एक ऐसा शख्स जो घर से निकला ही नहीं, किसी को हाथ तक मिलाने के लिए नहीं निकला, उसको चितवा दिया गया। उसके बाद यास्मीन राशिद भी चूँकि अरेस्ट थी, उनको भी कोई पब्लिक में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद उनके वोट भी अच्छे दायर किया गया। नहीं, नून तो कहती है जी हम तो क्लीन स्वीप की है और करके दिखाया, जो जलसों में कहा वो करके दिखाया। आपकी मरी हाँ जी, क्लीन स्वीप तो ये था ना जी कि 12 से 13 या 14 सीटें अवेलेबिलिटी हो सकी थी जो पब्लिक ओपिनियन थी उसके मुताबिक। लेकिन बाद में जो सिनेरियो चेंज किया गया वो 84 तक ले गए। लेकिन अब मैं इसमें, सारा पाकिस्तान कह रहा है, मैं अकेला क्या कहूँ। अच्छा, अब चूँकि हमारी कोalition गवर्नमेंट है और हमने इनके साथ चलना भी है और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो डिलीवर करे जो आवाम चाहती है और एक सिनेरियो बने जो पब्लिक ओपिनियन है वो बेहतर हो। इसलिए हम इसमें कोई देखिए, लेकिन अभी तक कंट्रोवर्शियल है वो 130 का इलेक्शन और डेली डिबेट्स हो रही हैं टेलीविज़न पे और लोग हैरान हैं क्योंकि मैंने ये महसूस किया था, क्योंकि मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया था, 2-2.5 महीने लोगों के बीच में रहा हूँ वहाँ। पहले से मेरी वर्किंग थी, पहले से लोग जानते थे, मुलाकातें भी थी और लोगों के काम जो भी होते हैं हम अपने तौर पर ज़ाती हैसियत से भी करते हैं। तो मैंने डोर टू डोर एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांगा। तो वहाँ पर से मुझे आवाज़ यही आई कि ये शहीदों की पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी की पार्टी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, जिसने इस पाकिस्तान को आइन दिया, इसके बाद वोट का हक दिया, उसके बाद एटमी पावर बनाया, उसके बाद मिसाइल पावर बनाया, उसके बाद बीबी का बेटा और सी पैक का मनसूबा जो है जरदारी साहब की मरोने मिन्नत, फिर गैस का मनसूबा जो ईरान के साथ तकमील हुआ और जिसको रुकावट अभी तक है। अच्छा, अब उसमें सारा का सारा सिनेरियो लोग देखते हैं, समझते हैं। लोगों ने जो होप्स, जो मोहब्बत, जो राइजिंग मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपने इलाकों में देखी थी, वो मुझे इलेक्शन के
शाम के बाद वो नज़र नहीं आई, यानी लोग वोट डालकर चले गए, मगर वहाँ जो हालात बाद में रोनुमा हुए वो आपके सामने है, मेरे खान सामने है। साहब, आपकी बात रोक रहा हूँ कि बिलावल साहब ने इलेक्शन के दौरान कैंपेन में और जलसों में कहा था कि आप मुझे वोट दें और मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, और आसफा भुट्टो ने भी नारा लगाया था कि मेरे भाई को इलेक्शन में जितवाएं और मेरा भाई खिदमत करेगा पाकिस्तान की। तो बिलावल साहब पीछे क्यों हो गए फिर? अच्छा, पीछे नहीं हुए। असल में लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला था। ये वो जगह है जहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, जो तारीख ने साबित किया कि उनको ज़बरदस्ती बंद किया गया और उनके ऊपर ज़बरदस्ती इल्ज़ामात लगाए गए और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत का दर्जा दिया, और ये आज अदालतें साबित कर रही हैं। असल में बिलावल भुट्टो जीत चुके थे। मैं आपको ये वी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, हर आदमी ने बिलावल को वोट डाला, मगर वोट कहाँ गया हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं कुछ शायद बता दे हमें। शरीफ साहब तो कहते हैं जी पंजाब हमारा घर है, बिलावल का क्या काम है यहाँ पे आके? जीत तो सकते नहीं, उनकी पावर नहीं, अक्सरियत नहीं है। मैंने आपसे जैसे ही बताया, पहले भी आपको अर्ज किया कि ये किला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और किला ही रहेगा। लेकिन अब देखें ना, सिंध तो किला है, सिंध बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी है। अब यहाँ पर अगर फर्ज कीजिए पीपल्स पार्टी को जैसे वो राइज कर रही थी करने दिया जाता और पीपल्स पार्टी का कोई मकाम बन रहा था और बन गया था, उसको ख़त्म किया गया इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक की बड़ी जमात बनकर उभरी है और वो इस मुल्क को बेहतरीन निज़ाम दे सकती है। जो बिलावल का विज़न है, वो नौजवान लोगों के लिए जो प्रोग्राम था, 10 नकाती एजेंडा था इस पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो अगर बन गया और वो हो गया तो ये तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो कुछ कुव्वतें ऐसा नहीं। खान साहब देखें ना, अगर देखें पीटीआई है, एहतजाज करती है, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, पीपल्स पार्टी कैंप लगाती है, उनका कैंप उखाड़ दिया जाता है वहाँ पे। पीपल्स पार्टी तो इतना कुछ किए ही नहीं, उनके पीछे क्यों पुलिस पड़ी हुई है? देखिए गुजारिश मैं इस्लामाबाद से उसी रोज़ वापस आया। यहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर हमने जश्न मनाना है और हमने इजहार मोहब्बत करना है जरदारी साहब के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यकजहती का मुजाहरा करना है। तो आई वॉज देयर एक्चुअली एट दिस स्पॉट। वहाँ पर पुलिस के लोगों ने जो इंतहा बदमाशी और गुंडागर्दी की है वो तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती, यानी थ्रेट किया गया है और वहाँ पर पुलिस ने कब्ज़ा कर लिया बाकायदा। और हम बड़े पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं, हमें तो कोई खुदा ना खास्ता, हम तो जश्न मना रहे हैं, हम तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का कि उसने ऐसा मौका दिया कि हमारा प्रेसिडेंट जो जरदारी साहब तशरीफ़ लाए हैं और प्रेसिडेंट बन गए हैं दोबारा, वो आवाम का दर्द रखते हैं, बिलावल दर्द रखते हैं, तो कुछ ना कुछ हम इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे आवाम के लिए। तो हम तो असल में जश्न मना रहे थे पीसफुली, मगर हमें नहीं मनाने दिया गया। अब देखें ना, ये इंतहा है कि एक मिसाल देखिए, जिन लोगों ने इलेक्शन को मैनेज करके दिया उनको 4-4 इख्तियारात दे दिए गए, 3-3 इख्तियारात, 2-2 इख्तियारात, ऐसे रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, अपनों को दे रहे हैं कि मैं हैरान हूँ कि कोई कैपेबल आदमी, आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं आपको वज़ीर ख़ारजा बना रहा हूँ, आप मेरे अजीज़ हैं, मैं आपको वज़ीर दाखिला बना रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं। ये तो दोस्ती की बुनियादों पर बंदर बांट हो रही है इस मुल्क में। मैं ये समझ रहा हूँ इस बंदर बांट की बजाय कैपेबल लोगों को आगे लेकर आते तो मैं समझता कि वाकई चेंज आ रही है पाकिस्तान में। खान साहब ये देखें, आप पीटीआई के साथ जो हो रहा है, 2 सालों से हो रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये ठीक हो रहा है? नहीं, मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, नहीं मुनासिब नहीं है। लेकिन जो 9 मई को हुआ वो भी मुनासिब नहीं था, लेकिन अब 9 मई को रिपीट ना करें। और दूसरी बात यह है कि अपने इदारों के साथ खिलाफ जंग नहीं होती कभी भी, अपने इदारे भी हमारी आवाम के साथ जंग ना करें। ये एक मुश्तरका बेनिफिट की बुनियाद पर सारा मामला चलता है और मैं ये समझता हूँ कि वो भी नहीं होना चाहिए था और ये जो हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। आपकी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जब पहले दिन पंजाब असम्बली की हल्फ उठाया, उन्होंने गवर्नर हाउस में भी कहा, पंजाब असम्बली में भी कहा आपकी मैं वज़ीर आला हूँ,
जिन्होंने वोट मुझे नहीं दिया उनकी भी वज़ीर आला हूँ, मेरा काम है खिदमत करना। तो आपके सामने खिदमत कितनी हो रही है फिर? बात यह जिन्होंने वज़ीर आला को बनाया है उनको ये सोचना चाहिए था कि जो मैं अब क्या कहूँ, देखें ना, तवज्जो तो ये होनी चाहिए थी कि कुछ इस्लाहात की जाती, कुछ इम्प्लीटेशंस की जाती, आवाम के लिए कुछ बेहतरी होती। रोज़े आ गए हैं, प्याज 300 रुपये किलो हो गया है, बिल्कुल। खजूर जो 100 रुपये की थी वो 500 रुपये पे चली गई। जो बनाना था, जो चाट में लोग खाते हैं, लोगों को भी चाट है, चाट खाना छोड़ दें, लेकिन नहीं बात आते लोग तो चाट खानी है उन्होंने। वज़ीर आला पंजाब ने, वैसे आपको मैं सर बता दूं कि उन्होंने वादा किया कि मैं आवाम को जितना हो सकेगा मैं उनको रिलीफ मुहैया करूंगी और फ्री में आटा भी देंगे, सारा कुछ देंगे। तो देंगे ये। किन्नू की पैदावार इतनी अच्छी हुई थी वो रशिया को भेज दिया गया। बात यह है कि किन्नू जो है वो 200 रुपये का किलो बिक रहा है बाजार में, 200 रुपये का किलो। कभी सुना था आपने? जो हालात इस वक्त फ्रूट के बारे में, सब्जी जो है वो 400 रुपये की, 450 रुपये की भिंडी बिक रही है, 500 रुपये की सब्जी किलो बिक रही है। भाई मेरे खुदा का खौफ करें, पता नहीं किस तरफ ये अवाम एक वक्त की रोटी नहीं खा सक रहे। सर इसको कंट्रोल किसने करना है? बयानबाजी की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, टीवी के ऊपर आके एक बयान दिया जाता है कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अब देखिए अभी से चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, ठीक है, वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज ने दावा किया था मैं महंगाई को कम करूँगी। अब महंगाई और बढ़ चुकी है, कम की बजाय बढ़ चुकी है। तो इस कौन आएगा, कौन महंगाई को कम करेगा? इसका क्या तरीकाकार बनाया जा सके ताकि कम किया जाए? 80,000 रुपये मीटर का कपड़ा पहनते हो, 90,000 रुपये, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हो, आप सोच सकते हैं कि वो महंगाई को उनका इशू है? महंगाई है, ये तो उनका इशू नहीं है। बिल्कुल। आप देखें ना, ये जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़वाते हैं, ये तो इलेक्शन ही, मैं तो कहता हूँ करोड़ों रुपया खर्च होता है। 70 अरब रुपया खर्च किया गया ये बताने के लिए अवाम को कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। क्यों? कितने अरब रुपया लेना था हमने IMF से? चंद 100 अरब रुपया। 70 अरब रुपया इलेक्शनों में लगाया गया कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। यही पैसा उठा करके IMF को दें, IMF से कर्जे मांगते हैं, महंगाई करते हैं उनके नाम के ऊपर। बैन अवी मार्केट में पेट्रोल जो है वो 70 रुपये लीटर नहीं, 80 रुपये का लीटर है, अब 300 रुपये का लीटर दे रहे हैं। बिजली जो है वो बांग्लादेश में 3 रुपये की यूनिट है, इंडिया में 2 रुपये की यूनिट है, अफगानिस्तान जैसे मुल्क में 7 रुपये की यूनिट है। तो आप मुझे ये बताएं कि किस तरफ ले जा रहे हैं इस मुल्क को? ये वो लोग हैं, शारफिया को अगर आप बिरयानियों के डब्बों पे, अगर आप दफ्तरों के किरायों पर बिकेंगे कि जी दफ्तर का किराया दे दें, हम आपका इलेक्शन में आपको जितवा देंगे। लोग तो खुद यहाँ इतने अजीबो गरीब है, नॉन एजुकेटेड पीपल्स जो सराउंडिंग अराउंडिंग है, इनको थोड़ी सी कोई, इन्हें भी ख्याल होना चाहिए। इलेक्शन सिंपल होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, बंदा जाए वहाँ जाकर अपना वोट कास्ट कर दे, पर्चियाँ बनेंगी, बैनर्स बनेंगे, होर्डिंग्स बनेंगे। होर्डिंग्स वाले जो होते हैं वो जो 200 रुपये का छोटा सा एक होर्डिंग होता है वो इलेक्शन के दिन में 300 का हो जाता है। करोड़ों रुपए का लगा करके मेरे जैसा आदमी बैठ जाता है जिसको हरवा दिया जाता है। अगर मैं असम्बली में जाता तो मैं अवाम की बात करता, क्योंकि मेरा मोटिव भी यही है कि अवाम की बात की जाए, अवाम के लिए लड़ा जाए। हम ताकत का सचश्मा बिलीव करते हैं कि अवाम है। ये मेरे कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन था और है। अब असल में जो हालात पाकिस्तान में बना दिए गए हैं, अब एक अमीर तरीन आदमी को कहेंगे भाई तुमने पाकिस्तान को, गरीब लोगों की आपने फिक्र करनी है, वो कैसे करेगा यार? आप कॉमन सेंस से काम लें। मीडियम क्लास लोग, मेरे जैसे लोग, मीडियम क्लास लोग, पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो ये माशरा तब्दील होगा। रेवोल्यूशनरी तौर पर हमें उन लोगों को आगे लेकर के आना है, अक्ल से, शऊर से। ये अवाम, अल्लाह की मेहरबानी से अवाम जो है, वज़ीर आला पंजाब जो अब आई हैं, आपकी नज़र में क्या वो इंतकाम लेगी या ये जैसे अवाम को सहूलियात देंगी? ये मुझे नहीं लगता कोई सहूलियात। अल्लाह करे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं, मेरी दुआएं वज़ीर-ए-आज़म के साथ, क्योंकि हम बैठे हुए हैं उनके साथ, और मेरी दुआएं ये इंशाल्लाह कामयाब तो होगी हुकूमत। लेकिन थोड़ा सा अवाम के लिए दर्द एहसास पैदा करने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है और तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अवाम को भी ये सोचना चाहिए, मैं आज डायरेक्ट अवाम से मुखातिब हूँ इसलिए
कि अवाम को ऐसे लोगों को चुनकर आगे लेकर आना चाहिए जो मीडियम क्लास लोग हों, जो तालीम याफ्ता लोग हों, जो विजन रखते हों। जो यहाँ विजन रखता है, तालीम रखता है, उसकी तो लात खिंच ली जाती है। बात ये होती है कि मैं देख रहा हूँ वो लोग आगे आ रहे हैं जो मालिशें करते थे, वो लोग आगे आ रहे हैं जो पैर दबाते थे, जूतियां सीधी करने वाले लोग। आपको एक इन्फॉर्मेशन देता जाऊं, अभी की बात है, एक यूट्यूबर थी मरीम इकराम और नून लीग का नारा लगाती थी वो हर जलसे में जाके, उसको उन्होंने एमपी का टिकट दिया तो वो जीत गई हैं, वो एमपी बना दी। अब ये हालात है, अब यूट्यूबर को एक एमपी क्या देखिए, उनका भी सबका हक है, यूट्यूबर का भी हक है, मेरे पीछे जो कैमरामैन खड़ा उसका भी हक है, जो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं एंकर उनका भी हक है। मैं ये समझता हूँ सबका हक है। ये अवाम है, अवाम की हुक्मरानी जमहूरियत है। जमहूरियत में अवाम के नुमाइंदे वो आगे आकर के बागडोर संभालते हैं और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। सबका हक है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ लेकिन जूते सीधे करने वाला इसका क्राइटेरिया क्या है जी? ये जूते हमारे पे बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ साफ करके रख देता था। अच्छा, ये क्या है जी? क्यों होती हैं? ये मेरा रिश्तेदार है जी, इसको मैं ये फलां पोस्ट पे दे दूं, फलां जगह लगा दूं, फलां वजीर लगा दूं। बंदर बांट मैंने पहले भी अभी एक दफ़ा इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ दोबारा कर रहा हूँ। बात ये बंदर बांट जब तक ख़त्म नहीं होगी, कैपेबल लोग जिनकी कैपेसिटी होगी, जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए असम्बली में बात करेंगे, खाली असम्बलियों में जाके नारे नहीं लगाएंगे आपके पीछे खड़े होके, इसने 4 नारे लगाए हैं, इसको फलां डिपार्टमेंट दे दो, इसने जनाब फलां टाइम पर हमारी गाड़ी के आगे ये लमक गया था और इसने फूल जो थे जो कब्रों पर डालते हैं हमारे ऊपर ज़्यादा डाल दिए थे, इसको नवाज दें। तो जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपके मीडिया में क्या हो रहा है? मीडिया में उन लोगों को आगे लेकर आते हैं, उनके इंटरव्यूज करते हैं जिनसे उनको फायदा होता है, बिल्कुल, जिनसे उनको फायदा होता है। उस चैनल को, उस मीडिया एंकर को, उस मीडिया कैमरामैन को, जितने बड़े चैनल है, मैं इनको चैलेंज करता हूं, किसी कैपेबल आदमी को लेकर नहीं आते ये लोग, सिर्फ उन लोगों को लेकर आते हैं जो लिफाफा देते हैं और दूसरा जो इनके साथ जाती मफादात में इनका साथ देती है। जैसे कि आपने अभी बताया कि एक वो खातून थी, उनको उन्होंने एमपीए बना दिया। तो अब ये जब तक ये सिस्टम मेरिट की बुनियाद पर हम लेकर आएंगे लोगों को, इफ आई कुड बी द हेड ऑफ द पार्टी, तो मैं तो ये सोचूंगा अच्छा गुलदस्ता बनाऊं, उसमें अच्छे से अच्छा फूल हो जिसकी खुशबू फैले, जो सिर्फ और सिर्फ कागजी फूल ना हो कि ये कागजी फूल में बना करके जरा लोगों को दिखा दूं ये बहुत अच्छा गुलदस्ता बन गया था, नहीं। अच्छा खान साहब, जिसकी खुशबू फैले, हाँ, ऐसे लोगों का गुलदस्ता बनाना चाहिए। यहाँ होता ही है कि जो काम के लोग हैं, जो वाकई कुछ कर सकते हैं, उनको पीछे कर दिया जाता है, बिल्कुल, और उन लोगों को आगे लाया जाता है जो लोग उनके मफादात के लिए, ज़ाती मफादात के लिए उनके जो आगे आ जाते हैं, उनको लेकर। अच्छा खान साहब, ये देखें, मोहब्बत इतनी होती है, बाद में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में। अभी दोबारा लड़ाई होगी, अब कब शुरू होगी? पहले भी इतनी बार हो चुकी है, सियासी तनकीद की जाती है, उसके बाद फिर मिल के बैठ खाना भी खा रहे होते हैं, चाय भी पी रहे होते हैं, उसके कहते हैं जी ठीक है भाई भाई हैं। तो क्या सिलसिला चल रहा है, कब तक थमेगा? क्या आगे इसी ने आगे होगा ऐसा कुछ सीन? देखिए, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। अगर आप जमहूरियत की स्ट्रेटजी करें, स्ट्रेटजी को गौर करें, तो ये जमहूरियत का हुस्न है। इख्तलाफ होता है किसी बात के ऊपर, मामलात ख़राब होते हैं किसी बात के ऊपर, किसी इशू के ऊपर डिफर ऑफ ओपिनियन हो सकता है। मामलात चलते चलते मियाँ बीवी रह रहे होते हैं, कितनी मोहब्बत होती है, बच्चे भी होते हैं, प्यार भी कर रहे होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का ख्याल भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को एहसास भी दिला रहे होते हैं आई लव यू। लेकिन बाद औक़ात वो खातून पहुँच जाती है निकाहनामा तनसीख़ निकाह के लिए, बाद औक़ात वो खामद पहुँच जाता है कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता। तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक होती है, इसी में हुस्न है और यही सिलसिला चलता रहेगा। इसने शरअ ने भी देखिए हक दिया है, अगर एक खातून किसी मर्द के साथ नहीं रहना चाहती या मर्द खातून के साथ नहीं रहना चाहता, तो कानून कुदरत भी इजाज़त देता है कि आप अपना रास्ता बदल लें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूँ समझने की ज़रूरत है। लोग चूँकि कुरान को स्टडी नहीं करते, दीन को पढ़ते नहीं, दीन को समझते नहीं, ये नाजिल हुआ है समझने के लिए। जब हम दीन को समझना शुरू करेंगे ना, तो हमें सारी बातें किताब की तरह खुल जाती हैं और हमें ये भी पता है
कि देखिए हम जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूल, तो हम उनको सलाम करते हैं और फिर साथ में ये भी कहते हैं, इसकी आयत है, बड़ी प्यारी आयत है, उसमें कहते हैं कि भाई आप मर गए हैं, हमने भी मर जाना है, हमने भी मर जाना है, आपको भी सलामती हो, अल्लाह ताला आपको भी बख्श दे, और हम चूँकि मरने वाले हैं, अल्लाह ताला जब हम मर के आए हमें बख्श दे। इसी तरह हर आदमी ने मरना है। 500 साल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की दुनिया पर, हवा भी उनसे पूछ कर कहती थी मैं इधर से गुजर जाऊँ, पानी भी कहता था हाँ जी, वो कहता था रुक जा भाई, रुक जाता था। तो बात यह उनको भी कुल नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, जब इंसान ये सोच लेगा, महसूस कर लेगा कि मैंने मौत का जायका चखना है। लोग असल में मौत भूल गए हैं, लोग अपनी मौत भूल गए हैं, लोग खुदा की खुदाई को भूल गए हैं। खुदा एक वक्त आएगा कि कौन रह गया, मलकुल मौत कहेगा मैं रह गया हूँ, कहेंगे जा तुझे भी मौत आई। तो अल्लाह तो इतना बड़ा है, तो अल्लाह की गिरफ्त भी बहुत बड़ी है। बच जाएं, अवाम के दर्द पैदा करें। इंसान को पैदा किया दर्द दिल के वास्ते, यानी एक दूसरे के एहसास के लिए, ये नहीं है, वरना फरिश्ते बहुत थे, फरिश्ते बहुत थे और लाखों साल से वो 18-18 लाख साल, 30-30 लाख साल उन्होंने सजदे से सर नहीं उठाया। बात यह है कि इंसानियत बड़ी चीज़ है, हमारी आवाम को एहसास होना चाहिए, उन लोगों को आगे लेकर आए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को एहसास होना चाहिए, इस तरह की बेईमानियां ना करें। मर जाना है, अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को हिसाब देना है। लास्ट सवाल है मेरा आपसे, आपकी मुलाकात हुई सदर साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से इस्लामाबाद में, तो क्या लाया अमल अगला बता रहे हैं? वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वहाँ इतने लोग थे, उनको मुबारकबाद देने वाले, मुझे ऐसा लग रहा सारा पाकिस्तान इधर ही आ गया। तो मैंने तो फिर किसी और वक्त के लिए सलाम करके मैं तो वहाँ से हाजिर है। मैं तो बिलावल साहब मेरे लीडर हैं, जरदारी साहब मेरे लीडर हैं, और उनके इर्द गिर्द भी कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की मेहरबानी से अव्वल तो किसी भी एक आदमी को उन तक पहुंचने नहीं देते, और अगर पहुंच भी जाए कोई तो बस, अब मैं क्या आपको इस वक्त कोई ऐसी बात, इलेक्शन से पहले तो सबके साथ ही खड़े होते हैं, जब अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग सिक्योरिटी, वो लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं, मगर हमारे जो लोग हैं जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनको अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमने इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, इन लोगों के लिए और अपनी पार्टी के लोगों के लिए। मैं बेशुमार लोगों को ऐसे जानता हूँ, पार्टी के वर्कर जो लाहौर में, जो पंजाब में मौजूद हैं, जिनको आज तक उनके बच्चे नौकरी की तलाश में हैं, आज तक उनके बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। तो ये वो बिलावल साहब चाहते हैं करना सब कुछ, जरदारी साहब चाहते हैं, और मेरी बड़ी काविश इस बारे में है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कोई ऐसा मौका दे, मैं इस आवाम के लिए कुछ कर सकूं, और उनको मेहरबानी से उनकी मेहरबानी से ये सारे मामलात को कुछ बेहतर कर सकूं। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। मैं बेस्ट वे तलाश करता हूं आवाम के लिए, लोगों के लिए, अपने पार्टी वर्कर्स के लिए, जो बेचारे साल हर साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं। और दुनिया में याद रखिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जितने वर्कर है वो इतना लॉयल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैंने किसी और पार्टी का वर्कर इतना लॉयल देखा नहीं है। क्यों कि जो ये अभी नई नई पार्टियां आ रही हैं, उनमें जो नए नए लोग आ रहे हैं, कोट और टाइयाँ लगा करके बैठ जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के हसूल चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो अवाम की भलाई चाहती है, और हम इंशाल्लाह अवाम की भलाई करेंगे। सर एक छोटा सा सवाल, प्रोग्राम का टाइम भी बड़ा कम रह चुका है, अब छोटा सा सवाल ये है कि आपने कहा कि बड़े वर्कर हैं हमारे साथ और भी काफ़ी लोग हैं, ये माजी में आपने देखा इलेक्शन से पहले काफ़ी लोग छोड़ भी गए थे आपके? नहीं, ऐसा नहीं है, भी चले गए वो कुछ मफाद परस्त लोग हर पार्टी में होते हैं। देखिए, जब किसी को कुछ नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, तो जो जब जवान हो जाता है ना बच्चा, वो कहता है मैं पैरों पे खड़ा हो गया हूँ, और माँ को वो कहता है कि माँ मुझे तो फलां टाइम पर रोटी नहीं मिली थी। माँ बाप को कहता है कि मुझे आपने गाड़ी नहीं लेकर दी, मुझे आपने जहाज़ नहीं लेकर दिया, तो वो उसकी अपनी राहें पर जुदा हो जाती हैं। तो अब हर बच्चे को तो जहाज़ नहीं दे सकता, बाप पता नहीं दे भी सकता है कि नहीं दे सकता, तो लोग जुदाएँ कर लेते हैं अपनी राहें। अब ये मकाफात अमल है, इसमें मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक हो गया, शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।